हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 5 में टॉपिक जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड का है, कोची इंटीग्रल फार्मूला। ठीक है। हालांकि हम किस तरह से कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, लेक्चर नंबर 2 में कोची इंटीग्रल थ्योरम कि अगर कोई फंक्शन किसी रीजन में एनालिटिक होती है, वो भी क्लोज्ड सिंपल क्लोज्ड रीजन में, तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है वो जीरो हो जाता है। लेकिन अब कोची इंटीग्रल फार्मूला क्या है? देखिए, कोची इंटीग्रल फार्मूला है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, ये एफ जेड फंक्शन है, ठीक है, ये एफ जेड फंक्शन एनालिटिक है किसी क्लोज्ड रीजन सी में, किसी क्लोज्ड रीजन सी में, और ए उसी रीजन का पॉइंट है। ए क्या है? उसी रीजन का कोई पॉइंट है। तो ये जो पूरा फंक्शन बनेगा कितना, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। अब देखिए, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि ये पूरा फंक्शन एफ जेड तो एनालिटिक है उस रीजन में, लेकिन अगर तुम पूरे फंक्शन की बात करो तो ये ए पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है। ठीक है ना। तो कोची ने बोला था कि अगर तुम्हें इस पूरे का इंटीग्रेशन निकालना है तो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ठीक है ना। यहाँ जेड माइनस ए है तो एफ ऑफ ए आएगा। अगर यहाँ जेड माइनस 2 होता तो एफ ऑफ 2 आता। यहाँ जेड माइनस 3 होता तो एफ ऑफ 3 आता। 1/2 पाई इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड की वैल्यू कितनी होगी? एफ ऑफ ए। और अगर यहाँ पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए तो अगर z माइनस ए की पावर 2 होगा तो यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएबल होगा, अगर यहाँ पर 3 होगा तो 2 टाइम डिफरेंशिएबल होगा। तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला ये है कि n टाइम डिफरेंशिएबल ऑफ फंक्शन f एट पॉइंट a इज इक्वल टू होगा फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर n+1। ठीक है ना। तो किस तरह से ये फॉर्मूला वर्क करता है, ये तो हो गया कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, लेकिन इसका समझना किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन होने हैं वो बहुत जरूरी है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन में अप्लाई करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जल्दी से चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि बहुत आसानी से तुम्हारी समझ में आ जाए। दोबारा से मैं एक बार बोल देता हूँ कि ये देखो एफ जेड एनालिटिक है सी में, एफ जेड एनालिटिक है बोल रहा है वो कि सी में, लेकिन तुम एक बात बताओ, मैंने अभी बताया था कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक होता है कहाँ होता है? इस नीचे वाला पॉइंट जीरो नहीं होना चाहिए, ये जो नीचे वाला न्यूमरेटर है जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये कहाँ जीरो होगा? ये जीरो हो जाएगा जेड इक्वल टू ए पॉइंट पर। तो ये पूरा फंक्शन एनालिटिक नहीं है जेड इक्वल टू मतलब इस रीजन सी में, सिर्फ एफ जेड एनालिटिक है। तो अगर हम इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना चाहें तो इसकी पूरी की वैल्यू एफ ऑफ ए होगी, जो कि कोची इंटीग्रल ने यानी कोची ने ड्राइव करी थी। ठीक है। चलिए मैं इस पर क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे देखिए। ये है तुम्हारा कोई इंटीग्रेशन, मान लेते हैं कि ये आई है। ठीक है। ये हो जाएगा जेड स्क्वेयर प्लस 5 ओवर जेड माइनस 3 डी जेड। अब तुम्हें भी दिख रहा है कि यहाँ जो फंक्शन है वो किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है? ये जेड इक्वल टू 3 पर एनालिटिक नहीं है। ठीक है ना। तो जेड इक्वल टू 3 पर एनालिटिक नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो सी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मॉड जेड इक्वल टू 4। कहने का मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जेड माइनस 0 इक्वल टू 4। इसका मतलब सेंटर इसका कितना हो गया? सेंटर हो गया तुम्हारा 0 0, और रेडियस कितनी होगी? रेडियस हो गई इसकी 4। ठीक है। अब हम देखें कि z इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ठीक है ना। तो अब मैं एक बार सर्किल बना लेता हूँ। ये हो गया तुम्हारा सर्किल, सेंटर हो गया तुम्हारा ये 0 0, रेडियस होगी 4, तो ये पॉइंट होगा 4,0। अब एक बात बताओ, ये जो z इक्वल टू 3 पे एनालिटिक नहीं है, ये इसी के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है ना। z इक्वल टू 3, तो यहाँ पे कोची इंटीग्रल थ्योरम तो अप्लाई होगी नहीं, क्योंकि कोची इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई तब होती थी अगर पूरा फंक्शन ये कैसा हो जाए? एनालिटिक। तो यहाँ कौन से फॉर्मूले वर्क करेंगे? कोची के फॉर्मूले, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। थ्योरम वर्क नहीं करेगी, कोची इंटीग्रल थ्योरम वर्क नहीं करेगी, क्या करेगा? कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। अब कैसे वो फॉर्मूला वर्क करेगा? तो जितना भी नीचे वाला पार्ट अगर इसके अंदर है जेड माइनस 3, ये वाला पार्ट इसके अंदर है, बाकी इस वाले पार्ट को छोड़ के पूरे फंक्शन को एफ जेड मान लेना है हमें। क्या मान लेना है? एफ जेड। ठीक है। तो आई इक्वल टू ये आ जाएगा इंटीग्रेशन सी, ऊपर कितना दिया हुआ है? जेड स्क्वेयर प्लस 5, जेड स्क्वेयर प्लस 5 अपॉन जेड माइनस 3 डी जेड। हमें पता है कि 3 इसके अंदर है, तो उसको छोड़ के पूरा फंक्शन जो भी बचा है उसको मान लेना है एफ जेड, यानी
अब हमारा यहाँ एफ जेड अपॉन जेड माइनस 3 डी जेड, तो यहाँ से एफ जेड की वैल्यू कितनी आ गई, एफ जेड की वैल्यू आ गई तुम्हारी इसकी कितनी, जेड स्क्वायर प्लस 5, ठीक है ना, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, बस ये जो है जेड माइनस 3, ठीक है ना। अगर यहाँ पर कोई और फैक्टर होगा, मान लेते हैं कि यहाँ फैक्टर होगा, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ मैं कि जेड माइनस 8, तो जेड इक्वल टू 8, अब जेड इक्वल टू 8 तो इससे बाहर हो जाता तो उसको तो प्रॉब्लम होती नहीं, तो इसलिए एफ जेड आ जाता जेड स्क्वायर प्लस 5 ओवर जेड माइनस 8, समझने वाली बात ये है, ठीक है ना। तो देखिए अभी तो जेड माइनस 8 था ना यहाँ पर, तो इसको छोड़ के बाकी का फैक्टर जो है वो मान लिया एफ जेड। अब अगर मैं अप्लाई करूँ यहाँ कोची इंटीग्रल थ्योरम, तो कोची इंटीग्रल थ्योरम क्या है, वो कोची इंटीग्रल थ्योरम है, सॉरी कोची फॉर्मूला बाई कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ ए इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, ठीक है ना। तो देखिए इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर मैं देखूं तो यहाँ से एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन की वैल्यू आई इक्वल टू 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 3, यानी 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ 3। अब एफ ऑफ 3 पे ये वैल्यू निकाल दो, तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 5 है, तो एफ ऑफ 3 कितना होगा, एफ ऑफ 3 होगा 3 का स्क्वायर प्लस 5, यानी 9 प्लस 5 यानी 14, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख दो एफ ऑफ 3 की, ये हो जाएगा 2 पाई आई इंटू 14 यानी 28 पाई आई, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फंक्शन हमें दे रखा है किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, अगर वो पॉइंट इस सर्किल के अंदर आ जाता है तो वहां कोची इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई नहीं होगी, वहां अप्लाई होंगे कोची के इंटीग्रल फॉर्मूले। अब फॉर्मूले किस तरह से अप्लाई होने हैं, अगर यहाँ पर z माइनस 3 की पावर 1 है तो सिंपल पहला वाला फॉर्मूला ये वाला वर्क करेगा, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला सिंपल ये वाला फॉर्मूला वर्क करेगा, ठीक है। और पावर अगर नीचे वाले की बढ़ती है, मानो 2 पावर हो जाती है तो एक बार डेरिवेटिव, 3 पावर होती है तो 2 बार डेरिवेटिव, n प्लस 1 बार पावर होती है तो n टाइम्स डेरिवेटिव, यहाँ फैक्टोरियल n आता रहेगा, मानो यहाँ पावर 4 होती तो यहाँ फैक्टोरियल 3। तो ये किस तरह से हमें इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कोची इंटीग्रल फॉर्मूला की हेल्प से, बहुत आसान है, ठीक है ना। चलिए और क्वेश्चन करता हूं मैं, अभी एक क्वेश्चन से इतना ज्यादा नहीं हुआ होगा क्लियर, मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा ये इंटीग्रेशन, ये आई की वैल्यू है e की पावर z अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड। अब एक बात बताइए, ये नीचे वाला पॉइंट कहाँ पर जीरो हो रहा है, ये नीचे वाला पॉइंट हो रहा है 0, जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगी दो वैल्यू z इक्वल टू प्लस माइनस आई, ठीक है ना। तो एक बन जाएगा तुम्हारा, कहने का मतलब यहाँ से 2 पॉइंट बनेंगे, एक बन जाएगा z इक्वल टू आई, यानी i को मैं लिख सकता हूँ 0,1, और एक हो जाएगा z इक्वल टू माइनस आई, इसको लिख सकता हूँ 0 और माइनस 1। बताया था ना किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी पॉइंट में लिखते हैं, तो ये 2 पॉइंट हैं जहां पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। अब ये देखना चाहता हूँ कि ये जो सर्कुलर पाथ दे रखा है क्या ये इसके अंदर लाई कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट अगर ये लाई नहीं कर रहे होंगे, इनसे बाहर होंगे, तो मैं डायरेक्ट कोची इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये पॉइंट बाहर है। अगर ये पॉइंट बाहर हुए तो, अगर ये पॉइंट बाहर हुए तो इस सर्कुलर पाथ के अंदर नहीं हुए, तो इसका मतलब इस सर्कुलर पाथ के अंदर तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, एनालिटिक। और जब कोई फंक्शन किसी सर्कुलर पाथ के अंदर एनालिटिक हो जाता है तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल कोची इंटीग्रल थ्योरम की हेल्प से
हम बोल देते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा 0। लेकिन अब दिक्कत ये है कि जो सर्कुलर पाथ दे रखा है वो क्या है, सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ है हमारा mod z इक्वल टू 2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ z माइनस 0 इक्वल टू 2। यानी सेंटर कहाँ पर है, सेंटर है तुम्हारा ओरिजिन, और रेडियस कितनी है, रेडियस है तुम्हारी 2। चलिए बना के देखते हैं, हर एक चीज को क्लियर करके चलते हैं, ठीक है। देखो भाई, ये मान लेता है ये तुम्हारा हो गया सेंटर 0 0 और रेडियस हो गई 2, तो ये वाला कोऑर्डिनेट होगा 2,0 और ये वाला कोऑर्डिनेट होगा -2,0। ये वाला कोऑर्डिनेट होगा 0,2 और ये वाला कोऑर्डिनेट होगा 0,-2। अब बताइए जो सिंगुलरिटीज आई हैं हमारी, यानी जिन फंक्शन पे एनालिटिक नहीं है, वो z इक्वल टू आई है, यानी 0,1। तो 0,1 ऊपर तो होगा नहीं, कहीं नीचे ही लाई करेगा। और दूसरा कौन सा है 0,-1। कौन सा दूसरा पॉइंट 0,-1, ठीक है। ये हो गया 0,-1, यानी यहाँ पर दोनों पॉइंट ही हमारे अंदर लाई कर गए, ठीक है। तो अब इस तरीके से, अभी तक तो 1 था, अब इस तरीके से 2 किस तरीके से होगा, तो 2 के लिए मैंने तुम्हें बताया था, एक थ्योरम बताई थी कि कोची इंटीग्रल थ्योरम फॉर मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। मल्टीपल कनेक्टेड रीजन के लिए मैं दोनों के लिए पास अलग अलग सर्किल बनाऊंगा। ये हो गया आई का सर्किल, ये हो गया -i का सर्किल। तो अब क्या करूंगा उसके लिए, तो देखिए ये हो गया आई के लिए सर्किल, ये हो गया -i। इसका नाम रख देता हूं मैं C, इसका नाम रख देता हूं मैं C1 और इसका नाम रख देता हूं मैं C2। तो मैंने तुम्हें बताया था पिछले लेक्चर में कि कोची की जो मल्टीपल कनेक्टेड रीजन की थ्योरम है वो होता है I इक्वल टू, अगर दिया हुआ है C कितना है ये e की पावर z अपॉन z स्क्वायर प्लस 1, e की पावर z अपॉन z स्क्वायर प्लस 1। z स्क्वायर प्लस 1 को ऐसे लिख लेते हैं हम e की पावर z अपॉन z माइनस आई और z प्लस आई, ठीक है ना। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आ जाएगा ओवर c। तो दिस इज इक्वल टू C1 और C2, e की पावर z अपॉन z माइनस आई z प्लस आई dz और दूसरा C2, यानी e की पावर z अपॉन z माइनस आई और z प्लस आई। अब हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, आराम से कैलकुलेट करेंगे C1 के अराउंड फिर C2 के अराउंड। तो देखिए क्योंकि दोनों ही हमारी पॉइंट इस सर्किल के अंदर आ गए हैं, तो इसलिए यहाँ हमें दो अंदर अलग से सर्किल बनाने पड़ेंगे, एक आई के अबाउट और एक -i के अबाउट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका नाम दे देता हूँ I1 और इसका नाम दे देता हूँ I2। अब I1 को इवेल्युएट करता हूँ, देखिए I1 क्या है, I1 है तुम्हारा C1 e की पावर z अपॉन z माइनस आई और z प्लस आई dz, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि जो C1 है उसके अंदर क्या है, सिर्फ i है, i माइनस आई तो बाहर है, इसका मतलब -i उसको प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। तो जो फैक्टर प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं वो फैक्टर fz में आ जाएंगे, यानी उनको e की पावर z अपॉन z प्लस आई, ये वाला फैक्टर प्रॉब्लम नहीं कर रहा। फैक्टर कौन सा प्रॉब्लम कर रहा है, सिर्फ ये वाला C1 में, कौन सा वाला, ये वाला, यही तो फैक्टर आ रहा है। तो ये वाला फैक्टर को छोड़ के बाकी सब fz बन जाएगा। तो fz ये इक्वल टू कितना है, कोची इंटीग्रल की हेल्प से इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी कितनी, इसकी वैल्यू होगी 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ, ये कौन सा पॉइंट है आई, एफ ऑफ आई। अब तुम कहोगे f कौन सा फंक्शन है, तो ये पूरा फंक्शन f कहलाएगा। यहाँ पर fz कितना आएगा, fz इक्वल टू आएगा e की पावर z अपॉन z प्लस आई, इसकी वैल्यू निकाल दो बस, ये जाएगा 2 पाई आई इंटू e की पावर i अपॉन आई प्लस आई, ये हो जाएगा 2i से 2i कैंसिल, यहाँ बचेगा पाई e की पावर i। ऐसे ही I2 कैलकुलेट करूंगा मैं, I2 कितना आ जाएगा, I2 है हमारा C2 के अराउंड e की पावर z अपॉन z माइनस आई
जेड प्लस आई डी जेड। ठीक है, अब देखिए जो C2 में है, C2 किसके अराउंड है, माइनस आई के अराउंड। C2 कौन सा पॉइंट है, ये जो है देखिए दो पॉइंट आए थे, एक आया था आई और एक माइनस आई। जो आई पॉइंट है मतलब आई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कौन सा पॉइंट है वो 0,1, और जो माइनस आई है वो 0,-1। तो अगर मैंने C2 को मैं माइनस आई के अबाउट मैंने ड्रॉ किया है, तो C2 के अंदर कौन सी पॉइंट आ रहा है, माइनस आई। तो माइनस आई वाला फैक्टर कौन सा है, माइनस आई वाला फैक्टर है ये वाला, यहाँ से बनेगा माइनस आई, क्योंकि जेड की वैल्यू माइनस आई रखने पे ये फैक्टर प्रॉब्लम करेगा। ठीक है ना, ये वाला फैक्टर प्रॉब्लम करेगा। तो इस वाले फैक्टर को छोड़ने के बाद बाकी पूरा फंक्शन क्या मानेंगे हम, एफ जेड, यानी यहाँ बन जाएगा एफ जेड ई की पावर जेड अपॉन जेड माइनस आई। और ये क्योंकि अपॉन में है तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, और ये नीचे चलेगा जेड प्लस आई डी जेड, और किसके अराउंड, C2 के। और इसकी वैल्यू कोची इंटीग्रल फॉर्मूले से कितनी होती है, 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड की सॉरी एफ ऑफ ए होता था, और ए की वैल्यू यहाँ कितनी है, माइनस आई। ए की वैल्यू कितनी है, माइनस आई, क्योंकि माइनस आई पे तो हो रहा है ये 0, बाकी और किसी पे तो होगा नहीं। ठीक है, तुम कहोगे आई पे भी तो होगा, अरे भाई C2 में, C2 के अराउंड देखो ना, C2 में तो आई है ही नहीं, तो आई पे तो प्रॉब्लम करेगा ही नहीं। समझ में आ रहा नहीं, तो ये हो जाएगा 2 पाई आई। अच्छा, एफ ऑफ जेड यहाँ से कितना हो गया, एफ ऑफ जेड इक्वल टू हो गया ए की पावर जेड अपॉन जेड माइनस आई। तो एफ ऑफ माइनस आई कितना हो जाएगा, ए की पावर माइनस आई अपॉन माइनस आई माइनस आई, हो जाएगा माइनस 2i, 2 पाई आई ए की पावर माइनस आई अपॉन माइनस 2i, माइनस 2i, ये प्लस का 2i से 2i कैंसिल, बचेगा माइनस पाई ए की पावर माइनस आई। I1 और I2 की वैल्यू रख देंगे, तो I की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी पाई ए की पावर I माइनस पाई ए की पावर माइनस आई। पाई कॉमन ले लो, आंसर आ जाएगा ए की पावर I माइनस ए की पावर माइनस आई। ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारा इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा cos z अपॉन z माइनस पाई, वेयर C इज द सर्किल z माइनस 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ एफ जेड क्या है, सॉरी ये पूरा फंक्शन जो है, ये पूरा फंक्शन किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, तो जहाँ नीचे वाला पार्ट 0 होता है, यानी z इक्वल टू पाई पर, तो z इक्वल टू पाई पर ये एनालिटिक नहीं है। ठीक है, z इक्वल टू पाई एट z इक्वल टू पाई cos z अपॉन z माइनस पाई इज नॉट एनालिटिक। ठीक है, इज नॉट एनालिटिक। अब हम ये देखते हैं क्या z इक्वल टू पाई इस सर्किल के अंदर है या बाहर है। अगर बाहर हुआ तो सीधी सी बात है, कोची इंटीग्रल थ्योरम की हेल्प से डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 0। अगर ये पॉइंट बाहर हुआ लेकिन अंदर हुआ तो कौन से फॉर्मूले लगेंगे, कोची इंटीग्रल फॉर्मूले। समझ में आ रहा है नहीं, तो सर्किल क्या दिया हुआ है यहाँ पर सर्किल दिया हुआ है z माइनस 1 इक्वल टू 3। ठीक है ना, z माइनस 1 इक्वल टू 3, इसका मतलब बच्चों सेंटर कितना है, सेंटर है इसका 1, यानी 1 को कैसे लिख सकते हैं हम, 1,0। अरे लिख सकते हैं ना, 1 को 1 प्लस 0 आई, तो यहाँ से कौन सा पॉइंट बना, 1,0। और रेडियस कितनी है, रेडियस है इसकी 3। ठीक है, अब देखिए रेडियस 3 का सेंटर 1,0, सेंटर है 1,0 और रेडियस बनाऊं 3, तो 3 डिस्टेंस यहाँ आगे काटूंगा तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा मेरा, आगे ये पॉइंट मान लेता हूँ, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है तुम्हारा 1,0। ठीक है, यहाँ कहीं होगा 2,0, यहाँ कहीं होगा 3,0 और यहाँ कहीं होगा 4,0। तो जब रेडियस 3 होगी तो यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा ये, तो इतना रेडियस मान के, और यहाँ कहाँ तक जाएगा ये जाएगा यहाँ पर, उसके बाद 0, ये हो जाएगा 1 डिस्टेंस, ये हो जाएगा 2 यानी -1 और -2, ये -2 तक आएगा। तो यानी इतना बड़ा ये सर्किल बनेगा तुम्हारा। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट होगा, ये होगा 4,0, क्योंकि 1 में 3 जोड़ दो और इधर 1 में भी 3 जोड़ दो, -2 तक आएगा, -20। ठीक है ना, रेडियस 1 डिस्टेंस यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 3 डिस्टेंस हो गई ना पूरी कैलकुलेट। अब देखिए, अब
किस पॉइंट पे ये एनालिटिक नहीं है, तो z इक्वल टू पाई पे। हमें पता है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, अप्रॉक्स 3 पॉइंट समथिंग, यानी 3 पॉइंट, वैसे पाई की वैल्यू, वैसे तो पाई इरेशनल नंबर है बट हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लेते हैं कि 22/7 होती है। कितनी होती है, 22/7। अब 22/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 या 21, तो 3.11 ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है ना, 3.11। तो 3.11 इसके अंदर होगा इस सर्किल के, क्योंकि ये तो 4 है, यहाँ पे कहीं 3 होगा, तो यहाँ पे लाई करेगा ये 3.11। इसका मतलब यहाँ पे कोची इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई नहीं होगी, तो क्या अप्लाई होगा, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। तो फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसका मतलब ये जो हमारा इंटीग्रल दे रखा है कितना, cos z अपॉन z माइनस पाई, तो ये कौन सा फैक्टर यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है, ये वाला फैक्टर। तो इस फैक्टर को छोड़ के बाकी हम जो बचा है वो बनेगा एफ जेड। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है कोची इंटीग्रल फॉर्मूला की हेल्प से, 2 पाई आई इंटू एफ जेड, एफ ऑफ ए, और ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे पाई, जो पॉइंट प्रॉब्लम कर रहा है एनालिटिक, यानी एफ ऑफ पाई। और एफ ऑफ जेड की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, कॉस जेड, क्योंकि इस वाले फैक्टर को छोड़ के बाकी बचा हुआ कितना है, कॉस जेड। तो बस इसकी वैल्यू निकाल दो, जाएगा 2 पाई आई इंटू कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू तुम्हें पता है -1 होती है, तो -2 पाई आई आंसर आ गया, ठीक है ना। इसकी वैल्यू पता है ना कैसे आ रही है, ये 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ पाई, ये यहाँ से ये फॉर्मूला जो बताया था मैंने, एफ ऑफ ए इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस ए डी जेड। तो यहाँ ए पॉइंट पर प्रॉब्लम कर रहा है और इस फैक्टर को छोड़ के बाकी क्या बचा है, एफ जेड। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस 2 पाई आई को उधर फेंक दो, पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए। और एफ की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, जो इस फैक्टर को छोड़ के बचा हुआ है। बस ये समझने वाली बात है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा ये, यहाँ पर जो ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो किस किस पॉइंट पे नहीं है, z इक्वल टू 1 पे और 3 पे, ठीक है ना। एट z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 3, z अपॉन z माइनस 1 एंड z माइनस 3 इज नॉट एनालिटिक। ये पूरी फंक्शन एनालिटिक नहीं है। कौन से 2 पॉइंट पे, 1 और 3 पर, इज नॉट एनालिटिक। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों पॉइंट अंदर हैं इस सर्किल के, बाहर हैं, या कोई एक ही अंदर है या फिर दोनों ही बाहर है। तो ये तो हमें सर्किल को देख के पता चलेगा ना। तो सर्किल की इक्वेशन क्या है, सर्किल की इक्वेशन है मॉड जेड इक्वल टू 2। तो मॉड जेड इक्वल टू 2 को ऐसे लिख सकते हैं, जेड माइनस 0 इक्वल टू 2। इसका मतलब सेंटर कितना है, सेंटर है इसका 0 0, और रेडियस कितनी है, रेडियस है इसकी 2। तो बताइए जब सेंटर 0 0 होगा और रेडियस 2 होगी, सेंटर हो गया 0 0 और रेडियस हो गई 2, तो यानी 2 डिस्टेंस है, ठीक है ना। बना दो, अब ये सर्किल बन गया, ठीक है, सर्किल बन गया, पूरा सर्किल बना दो, बन गया जी पूरा सर्किल। अब बताओ z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 इस सर्किल के अंदर होगा बाहर होगा, भाई ये पॉइंट है तुम्हारा 2,0, क्योंकि रेडियस कितनी है 2, ओरिजिन से 2 डिस्टेंस, और ये -2,0, तो 1 डिस्टेंस, z इक्वल टू 1 तो इसके अंदर ही होगा ना, मैं यहाँ पे z इक्वल टू 1, लेकिन z इक्वल टू 3 इस सर्किल के बाहर होगा, z इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला फैक्टर जो z माइनस 3 है, ये वाला फैक्टर प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसका मतलब z माइनस 1 वाला फैक्टर प्रॉब्लम करेगा। तो इसको कैसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे इस तरीके से कि i इक्वल टू z अपॉन z माइनस 3 अपॉन z माइनस 1 डी जेड। तो z माइनस 1 वाला फैक्टर प्रॉब्लम कर रहा है इस सर्किल के अंदर, तो इसको छोड़ के बाकी पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ जेड। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ 1। कौन से पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही है, 1 पे, तो एफ ऑफ 1। और एफ जेड की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, यहाँ से एफ जेड बना, ये पूरा क्या बन गया, ये बन गया एफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस 3। तो 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ 1, यानी एफ ऑफ 1 यानी कितना आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा जेड की वैल्यू 1 रख दो, तो 1 अपॉन 1 माइनस 3, यानी 2 पाई आई इंटू 1 अपॉन -2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो माइनस पाई आई
आंसर। बस इतनी सी बात है समझने की। कोची इंटीग्रल फॉर्मूला बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद चलो मैंने और क्वेश्चन कर देता हूँ। क्वेश्चन बहुत है, बस फंडा सेम है सबका, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इस बार ये आ गया, ये फंक्शन जो है किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होगी, इन दोनों फैक्टर, यहाँ जहाँ ये दोनों फैक्टर जीरो होंगे, यानी 2z - 1 भी जीरो हो जाए और 3z + 1 भी। तो यहाँ से z इक्वल टू कितना आया, यहाँ से z इक्वल टू आया 1/2 और यहाँ से z इक्वल टू कितना आया -1/3। तो z इक्वल टू 1/2 और -1/3 पे ये जो फंक्शन है 3z + 8/2z - 1 और 3z + 1 इज नॉट एनालिटिक। अब ये फंक्शन इन दो पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है। अब हमें समझना ये है कि क्या ये दोनों पॉइंट इस सर्किल के अंदर है या कोई एक बाहर है या दोनों बाहर है। अगर दोनों बाहर हुए तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो ये फंक्शन एनालिटिक हो जाएगी और कोची इंटीग्रल थ्योरम की हेल्प से इसका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि ये दोनों पॉइंट बाहर हो गए। अगर ये दोनों पॉइंट अंदर हो गए तो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई होगा। कोई एक भी अंदर हो गया तब भी अप्लाई होगा, ठीक है। तो देखता हूँ, सर्किल है मेरा mod z इक्वल टू 1, सर्किल है mod z इक्वल टू 1। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ z - 0 इक्वल टू 1। इसका मतलब सेंटर कितना है, सेंटर है तुम्हारा 0 0 और रेडियस कितनी है, रेडियस है इसकी 1। बताइए आसानी से, सेंटर हो गया 0 0 और रेडियस होगी 1। मान लेते हैं ये 1 डिस्टेंस यहाँ, 1 डिस्टेंस यहाँ, ये पॉइंट होगा -1,0, ये पॉइंट होगा 1,0। अब बना देते हैं सर्किल। चलो भाई बन गया सर्किल, बन गया सर्किल। अब पॉइंट कौन सा है पहला, 1/2। अब 1/2 तो 1 से छोटा ही होता है, तो यहाँ पे लाई करेगा, अंदर आ गया 1/2, ये आ गया 1/2। दूसरा पॉइंट है -1/3, -1/3 तो -1 से छोटा होगा, ये भी आ गया यहाँ पे, यानी दोनों पॉइंट अंदर आ गए। और जब दोनों पॉइंट अंदर आ गए तो इन दोनों के अराउंड एक सर्किल बना लो। ये बन गए सर्किल, ये बन गई सर्किल। इस बड़े वाली सर्किल का नाम दे रखा है इन्होंने C। तो दो अंदर जो बनाए हैं, पहले का नाम C1, दूसरे का नाम C2। तो बस वही जो पहला क्वेश्चन किया था हमने, यानी ये इक्वल टू हो जाएगा, जो I इक्वल टू चल रहा था हमारा 3z + 8/2z - 1, 3z + 1, C/C इक्वल टू आ जाएगा C1 C2, C1 + C2। फंक्शन सेम रहेगी, 3z + 8/2z - 1, 3z + 1 dz। ऐसे ही 3z + 8/2z - 1, 3z + 1 dz। इसका नाम रख देता हूँ, पहले का नाम I1, दूसरे का नाम रख देता हूँ I2 और पूरी इक्वेशन का नाम रख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट या जो भी स्टार है ना, ठीक है, स्टार मान लेते हैं। अब I1 क्या है, I1 है हमारा C1 के अराउंड 3z + 8/2z - 1, 3z + 1 dz। अब एक बात बताओ, जो C1 है, C1 किसके अराउंड सर्किल है, -1/3 जो पॉइंट है, तो -1/3 वाला जो फैक्टर है बस वो ही अंदर आना चाहिए। ये जो 1/2 वाला पॉइंट है ये तो बाहर है, यानी ये वाला पॉइंट प्रॉब्लम C1 के अराउंड नहीं करेगा। तो कहने का मतलब सिर्फ कौन सा वाला फैक्टर प्रॉब्लम करेगा, ये वाला। तो इस वाले फैक्टर को छोड़ के पूरा जो बनेगा उसको FZ मान लेंगे, यानी हम इस तरह से लिख लेंगे इसको 3z + 8/2z - 1, ये ऊपर आ जाएगा पूरा और ये हो जाएगा 3z + 1, ठीक है ना। और अब इसकी वैल्यू कोची इंटीग्रल की हेल्प से हो जाएगी 2πi × f ऑफ -1/3, जिस पॉइंट पे प्रॉब्लम कर रहा है -1/3। अब यहाँ f ऑफ z क्या बना, f ऑफ z बना यहाँ पर 3z + 8/2z - 1। इसकी वैल्यू निकाल दो f ऑफ -1/3 पे, तो ये हो जाएगा 3 × -1/3 + 8/2 × -1/3 -1, 3 से 3 उड़ गया, 8 में से 1 गया, 7 बचा ऊपर, यहाँ पर -2/3 -3, तो -5/3, 3 ऊपर चला गया तो ये जाएगा -21/5। तो इसकी वैल्यू आ गई 2πi × -21/5।
5। ठीक है, ये होगी I1 की वैल्यू। उसके बाद I2 क्या है? I2 है तुम्हारा C2 के अराउंड 3z प्लस 8 अपॉन 2z माइनस 1 3z प्लस 1 dz। ठीक है ना। अब देखिए जो C2 है वो C2 कौन सा सर्किल है? C2 सर्किल है 1/2 के अराउंड, यानी ये वाली पॉइंट 1/2 वाला है इसके अंदर है, जो -1/3 वाला पॉइंट है वो तो बाहर है। इसका मतलब ये 1/2 वाला फैक्टर ही प्रॉब्लम करेगा। 1/3 जो -1/3 वाला फैक्टर है उससे तो प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि वो तो सर्किल के बाहर है। तो इसलिए मैं उस फंक्शन को ऐसे बना सकता हूँ, कैसे? C2 3z प्लस 8, यानी यहाँ पे ये वाला फैक्टर प्रॉब्लम करेगा, ये वाला फैक्टर प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो इसके लिए तो 3z प्लस 1 अपॉन 2z माइनस 1 dz। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई i इंटू एफ ऑफ 1/2, क्योंकि 1/2 ही अंदर है उसके। ठीक है, 2 पाई i। यहाँ एफ जेड कितना हो जाएगा? एफ जेड हो जाएगा 3z प्लस 8 अपॉन 3z प्लस 1। ठीक है, यहाँ एफ ऑफ 1/2 यानी 3 इंटू 1/2 प्लस 8 अपॉन 3 इंटू 1/2 प्लस 1। अब जितना भी ये आए वो आप कर लेना कैलकुलेट। I1 I2 की वैल्यू कहाँ रख देना? इक्वेशन स्टार में, और ये आ जाएगा तुम्हारा इसका आंसर। बस यही है पूरा क्वेश्चन कोची इंटीग्रल फॉर्मूला पे। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारा ये कहाँ प्रॉब्लम करेगा? ये z इक्वल टू -1 पे, एट z इक्वल टू -1 e की पावर 2z अपॉन z प्लस 1 की पावर 5। ये पूरा फंक्शन एनालिटिक नहीं है, इज नॉट एनालिटिक। अब देखिए अगर z इक्वल टू -1 इस सर्किल के अंदर हुआ तब तो प्रॉब्लम होगी, तो फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर ये बाहर हुआ तो डायरेक्ट कोची इंटीग्रल थ्योरम की हेल्प से बोल दूंगा कि इसका आंसर कितना आएगा? 0। अगर ये पॉइंट बाहर हुआ इस सर्किल के, तो अगर ये अंदर हुआ तो अप्लाई होगी कोची इंटीग्रल थ्योरम। अब देखिए सर्किल कौन सा है? सर्किल है mod z इक्वल टू 2। mod z इक्वल टू 2 इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ z माइनस 0 इक्वल टू 2। कहने का मतलब सेंटर क्या है? सेंटर है तुम्हारा 0 0 और रेडियस कितनी है भाई? रेडियस है तुम्हारी 2। ठीक है, अब देखिए बना लेते हैं एक्स वाई प्लेन में, कौन सी बड़ी बात है। ये हो गया 0 0 और रेडियस कितनी है? 2। रेडियस 2 डिस्टेंस पे ये कटेगा इधर, ये कटेगा इधर, इधर बनेगा -2,0 क्योंकि x की नेगेटिव साइड है, ये x की पॉजिटिव साइड है, तो 2,0। अब बना देते हैं सर्किल। अब सर्किल मेरे ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, चलो बन गया सर्किल। बताइए z इक्वल टू -1 इस सर्किल के अंदर होगा या बाहर होगा? -1 पॉइंट इधर होगा, इधर होगा, इधर ही होगा। यहाँ पे -1,0 तो -1,0 तो अंदर आ गया। अब क्या करें? तो यानी इस फैक्टर को छोड़ के बाकी जो भी फंक्शन है वो क्या बनेगी तुम्हारी? f ऑफ z। तो i इक्वल टू यहाँ बनेगा e की पावर 2z अपॉन, क्योंकि यहाँ पर एक ही पॉइंट है ना, तो सर्किल बनाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। बस तो 2 पॉइंट होते तो बनाने की जरूरत होती। z प्लस 1 की पावर 5 dz, यानी यहाँ पर fz कितना बन गया? fz बन गया e की पावर 2z। तो अब इसका आंसर कितना आएगा? ये आ जाएगा 2 पाई i इंटू कितना? अब यहाँ आएगा f 4 टाइम डेरिवेटिव किस पॉइंट पे? -1 पॉइंट पे अपॉन फैक्टोरियल 4। अब तुम कहोगे ये कैसे आया? तो बेटा मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था कि n टाइम डेरिवेटिव f ऑफ a इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई i इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन z माइनस a की पावर n प्लस 1 dz। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वहां सब में फैक्टर की पावर 1 थी। देखो ये वाला क्वेश्चन देख लो तुम, यहाँ पे हर एक फैक्टर की पावर 1 है, तो डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही। पिछले में हर एक फैक्टर की पावर 1 है, तो डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। यहाँ भी हर एक फैक्टर की पावर 1 है, डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। लेकिन अब यहाँ पर फैक्टर की पावर कितनी हो गई? 5 हो गई। तो जब फैक्टर की पावर बढ़ जाती है तो फॉर्मूले में देख लो, अगर फैक्टर की पावर n प्लस 1 है तो यहाँ n टाइम डिफरेंशिएशन होगा,
फैक्टर की पावर 5 है, तो इसका मतलब 4 टाइम डिफरेंशिएशन, और ये फैक्टोरियल n यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी, इसकी वैल्यू एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर कितना n प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई आई n टाइम डेरिवेटिव अपॉन फैक्टोरियल n। यहाँ n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू तुम्हारी 4, तभी तो 4 प्लस 1 कितना हो गया यहाँ पे 5, तभी तो 5 है, तो 4 टाइम डिफरेंशिएशन एफ जेड का 4 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहली बार में करेंगे तो 2 e की पावर 2 जेड, दूसरी बार में 2 स्क्वायर, तीसरी बार में 2 की पावर 3, तो जाएगा 2 की पावर 4 e की पावर 2 जेड। बस ये हो गया डिफरेंशिएशन, 2 पाई आई इंटू 2 की पावर 4 और e की पावर -2, क्योंकि 2 और जेड की वैल्यू -1 अपॉन फैक्टोरियल 4। अब ये कैलकुलेट कर लेना जो भी है, तो ये हो गए तुम्हारे कोची इंटीग्रल फॉर्मूले। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है वो भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर द वीडियो with all engineering students and your friends. Thank you so much.